हेलो गाइज़, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़ आज हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। फिजियोलॉजी का क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना लिखना है, सारी चीज़ आज आप सबको बताने वाले हैं। गाइज़ स्टार्ट करते हैं आज फिजियोलॉजी का क्वेश्चन से। गाइज़ आज सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, ड्रॉ द ब्लड कॉम्पोजिशन एंड मेंशन टू मेजर फंक्शन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड कॉम्पोजिशन को बनाना है और साथ में क्या करना है, ब्लड का जो दो फंक्शन है वो फंक्शन को लिखना है। तो सबसे पहले हम हॉल ब्लड ले लेंगे। हॉल ब्लड में क्या हो जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें फॉर्म्ड एलिमेंट 45% रहेगा और प्लाज्मा कितना रहेगा 55%। अब फॉर्म्ड एलिमेंट कहें तो क्या क्या आ जाएगा, ब्लड सेल आ जाएगा, जितना भी ब्लड सेल है। जैसे 3 तरह का ब्लड सेल पाया जाता है, कौन कौन सा, एक है प्लेटलेट्स, दूसरा है RBC और तीसरा है WBC। यानी इसको थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं, इरेथ्रोसाइट कह सकते हैं और ल्यूकोसाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि थ्रोम्बोसाइट कितना है, इरेथ्रोसाइट कितना है और ल्यूकोसाइट कितना है। जैसे थ्रोम्बोसाइट कितना है 1.5 to 3 लाख, ठीक है, 4.5 to 5.5 मिलियन इरेथ्रोसाइट है। और ल्यूकोसाइट कितना है 4,000 to 11,000। तो इसमें अब प्लाज्मा में क्या क्या आप मेंशन कर सकते हैं। प्लाज्मा देखिए, इसमें 3 से 4 ही लिख दीजिए तो काफ़ी है। 3 से 4, हद से ज़्यादा 6 लिख दीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। जिसमें हो गया गैस हो गया, आपको जाकर प्रोटीन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया और नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, शुगर हो गया, एंटीबॉडीज़ हो गया, उसके बाद आपको क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गया। तो अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो बोला है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी एलिमेंट जो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट हो, जैसे कैल्शियम आयन, उसके बाद मैग्नीशियम आयन, इस तरह से कई आयन्स हो सकता है। तो चलिए अब प्रोटीन को हम देखते हैं। प्रोटीन कितना होता है प्लाज्मा में, पूरा हम लोग बॉडी में कितना 6 to 8 ग्राम पर डीएल, मिलीग्राम पर डीएल नहीं होगा, ग्राम पर डीएल होगा। जिसमें से अब प्रोटीन 3 तरह का होता है हम लोग ब्लड में। ब्लड प्रोटीन 3 तरह का है, जो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन कितना है 3.5 to 5.5 मिलीग्राम, या इसको 3 to 5 मिलीग्राम भी आप बोल सकते हैं, ग्राम पर डीएल बोल सकते हैं, सॉरी ग्राम पर डीएल। ग्लोब्यूलिन कितना 2 to 3 ग्राम पर डीएल और फाइब्रिनोजन कितना हो गया 200 से 400 मिलीग्राम। ये सिर्फ मिलीग्राम, ये सबसे कम कौन रहता है, फाइब्रिनोजन रहता है, और सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन रहता है, मीडियम में आता है ग्लोब्यूलिन। तो सीक्वेंस में हम लिख दिए हैं। चलिए अब चलते हैं ल्यूकोसाइट। इरेथ्रोसाइट सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, थ्रोम्बोसाइट भी सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। ल्यूकोसाइट के कई प्रकार है। ल्यूकोसाइट के क्या क्या है, सबसे पहले 2 प्रकार आता है, जिसको ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कहें तो इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, यानी कि छोटा छोटा दाना प्रेजेंट होता है। उसका जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा, दाना प्रेजेंट रहेगा। एग्रेन्युलोसाइट, एक का मतलब एब्सेंट, ये यहाँ पे दिया है ना आगे में, एक का मतलब एब्सेंट, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। तो ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन सा आ जाता है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल। आप इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसका मैं याद रखने का आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। उसके बाद एक ग्रेन्युलोसाइट में कौन आ जाएगा, लिम्फोसाइट, और कौन आ जाएगा, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में फिर 3 तरह का है, बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल, NK सेल इसको बोलते हैं। तो हम ल्यूकोसाइट को कैसे सीक्वेंस में याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा कौन होता है। तो इसके लिए 2 ट्रिक मैंने बनाया है, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक क्या बनाया है, नीलम लिया मैंगो ई बाजार से। तो देखिए नीलम N कैपिटल आ गया, L लिया L, मैंगो M, ई बाजार से E, बाजार B। अब S स्मॉल है तो कुछ वैल्यू नहीं है भाई। उसके बाद दूसरा आप दूसरा ट्रिक क्या है, नीलम ईट ब्रेड। देखिए यहाँ पे N कैपिटल है, L कैपिटल है, M कैपिटल है और E कैपिटल है और B कैपिटल है। तो इसका परसेंटेज याद रख लीजिएगा। इसका परसेंटेज नहीं भी याद रखिए, ये सीक्वेंस आप बता दिए इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज याद नहीं है तो ये सीक्वेंस लेकिन बता दीजिएगा, ठीक। N4 न्यूट्रोफिल, L4 लिम्फोसाइट, M4 मोनोसाइट, E4 यूसिनोफिल, B4 बेसोफिल, ठीक है। ये याद रखना है और ये सीक्वेंस लिखना है L, ये सारा सीक्वेंस यहाँ पे लिख देना है।
चलो अब देखिए कि उसका फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन मैंने कई मेंशन कर दिया है, आपको किसी भी दो फंक्शन को, सिर्फ यहाँ पे मेजर 2 फंक्शन बोला है, 2 फंक्शन को मेंशन कर दीजिएगा, इनफ है। द ट्रांसपोर्ट द गैसेज होगा, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, द गैसेज हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट द गैसेज। अब जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन लंग्स से लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जाता है, और डिफरेंट पार्ट से CO2 को लेकर कहाँ आता है, आपको लंग्स में आता है। ठीक है। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ब्रिंग द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनियस वेस्ट, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड को मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके पास लेके आता है, कहाँ से, पूरा बॉडी, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है बॉडी से कलेक्ट करके जहाँ भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ तक लेके आता है। रेगुलेट द pH ऑफ बॉडी, आवर बॉडी का pH को भी रेगुलेट करता है। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म में भी ये हेल्प करता है। प्ले द रोल एज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट में ये डिफेंस मैकेनिज्म का भी हेल्प करता है। उसके ये क्या करता है, एक एंजाइम को जो है या हार्मोन्स को, जितना भी हार्मोन्स है सारा हार्मोन्स को एक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देता है, उसको ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। तो गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। व्हाट इज ल्यूकोपोइसिस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। तो चलिए देखते हैं गाइस क्या होता है, मतलब एरिथ्रोपोइसिस का क्या क्या स्टेप है ये सारा लिखना है, ल्यूकोपोइसिस क्या होता है और ल्यूकोसाइट का क्या क्या टाइप्स है ये सारा लिखना है। द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट या RBC इज कॉल्ड, क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस। अब यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हैं हीमोग्लोबिन, जैसे एरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जैसे एरिथ्रोसाइट का कितना साइज है क्या नहीं है, ये सारा चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। बट क्वेश्चन के हिसाब से बस इतना लिखना इनफ है, क्योंकि इसमें स्टेप बताने बोला है, इसको डिस्क्राइब करने नहीं बोला है। तो इसका स्टेप्स हम देखते हैं, स्टेप्स क्या क्या है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और मेच्योर एरिथ्रोसाइट। तो इसमें से आप लेट नॉर्मोब्लास्ट को हटा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट के बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। चलिए देखते हैं साइज क्या होता है, ये साइज याद कर लेना है। ये साइज को कैसे याद रखेंगे भाई, पहला में 4 घटता है, 14 to 20 याद रखना है। उसके इससे 4 घटाना है, इससे भी 4 घटाना है, कितना गया 10 to 16। और उसके दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में 4 घटाना है, दूसरा स्टेप में कितना घटाना है, 2 घटाना है। 2 घटा के 8 to 14, उसके बाद कितना हो गया 8 to 10, फिर 8, फिर 7.2 इसका। उसके बाद इसका न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे बड़ा न्यूक्लियस उसमें होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में। उसके बाद उससे छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। उसके बाद काफ़ी कंडेंस फॉर्म होता है, काफ़ी ये हो जाता है, सट जाता है। उसके बाद मतलब यहाँ पे यही समझ लीजिए कि कंडेंस फॉर्म मतलब यहाँ पे लगभग खत्म होने को है, और रेटिकुलोसाइट में पूरा तरह से न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। उसके बाद मेच्योर एरिथ्रोसाइट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है। साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है, और इसका भी नॉर्मोब्लास्ट का भी बेसोफिलिक होता है। इंटरमीडिएट का भाई कुछ नहीं होगा, इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि इधर ना उधर बीच का। ठीक है। जैसे रेटिकुलोसाइट में क्या हो जाएगा, हल्का सा एसिडिक हो जाएगा, और मेच्योर RBC में भी एसिडिक हो जाएगा। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस नहीं, ये हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, अर्ली में भी नहीं रहेगा, इंटरमीडिएट में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये इंटरमीडिएट का मतलब वही बताया कि ना इधर का ना उधर का। रेटिकुलोसाइट में भाई प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और मेच्योर RBC में भी हीमोग्लोबिन होता है। बस ध्यान इतना रखना है कि भाई इंटरमीडिएट से ऊपर अर्ली और प्रो है। अर्ली और प्रो में जो चीज़ होगा वो चीज़ किस में नहीं होगा, रेटिकुलोसाइट और मेच्योर RBC में नहीं होगा। और इसमें जो चीज़ नहीं होगा उसमें ये चीज़ होगा। जैसे यहाँ का साइज़ सबसे बड़ा है, यहाँ का साइज़ सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस है, उसका स्मॉल न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस
गायब होने को रहता है, और रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस पूरी तरह से गायब हो जाता है, और मेच्योर आरबीसी में तो होता ही नहीं है। इसका बेसोफिलिक, जैसे प्रो का क्या होता है, बेसोफिलिक होता है साइटोप्लाज्म, अर्ली का क्या होता है, उसका भी बेसोफिलिक होता है, इंटरमीडिएट का भाई ना इधर का ना उधर का, वही कहानी है। उसके बाद यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हल्का सा एसिडिक हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट का, मेच्योर आरबीसी का हल्का सा एसिडिक हो जाएगा। इसका पीएच कितना आ जाता है भाई, पीएच आप लोग कमेंट में बताएंगे। और इसका हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में नहीं रहेगा, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट में नहीं रहेगा, और इसमें तो भाई इंटरमीडिएट में तो कन्फ्यूजन ही है कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और रेटिकुलोसाइट में होगा, और सबसे ज़्यादा किसमें होगा, मेच्योर एरिथ्रोसाइट में। व्हाट इज ल्यूकोपाइसिस, ल्यूकोपाइसिस द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट दैट्स कॉल्ड ल्यूकोपाइसिस। बस इतना लिख दीजिए, काम खलास है। तो गाइस उसके बाद क्या बोला है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का क्या क्या टाइप है। तो यहाँ ये चीज़ को आपको और दोबारा याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो धांसू वाला आइडिया जानते हैं कि धांसू वाला आइडिया भाई क्या है, तो ये ट्रिक को याद रख लीजिए और यहाँ से याद कर लीजिए, यही काफ़ी है। तो फिर भी एक बार हम बता देते हैं। ल्यूकोसाइट दो प्रकार के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स होगा, यानी कि छोटे छोटे दाने होंगे। एग्रेन्युलोसाइट जिसमें अपसेंट होगा, मतलब दाना नहीं होगा, वो सिर्फ सादा पानी की तरह से, साइटोप्लाज्म उसका सादा पानी की तरह से होगा। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कौन कौन सा है। ग्रेन्युलोसाइट में एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। अब उसके बाद क्या आता है, एग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। उसके लिम्फोसाइट के फिर तीन प्रकार है, कौन कौन सा, बी सेल, टी सेल एंड एनके सेल, यानी न्यूक्लियर किलर सेल। उसके बाद देखते हैं गैस। तो गैस इससे पहले आप लोग एक ट्रिक बताए, क्या बताए, नीलम, NILUM, नीलम लिया मैंगो ई बाजार से। तो भाई सबका केपी पहला लेटर से लिख दीजिए, NLMEB। भाई आपको जो ट्रिक आसान लगता है, चाहे तो आपको ये आसान लगे, आपको जो ट्रिक आसान लगे, चाहे तो ये जो भी ट्रिक आसान लगे उस ट्रिक से याद रख सकते हैं आप, आसान के साथ याद रहेगा। तो इस तरह से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है क्लियर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, आइडेंटिफाई इलियम, रेनल पेल्विस, यूरेटर, मेजर कैलिक्स, कैप्सूल, रेनल पिरामिड। ये सारा को क्या आइडेंटिफाई करना है। और व्हाट इज़ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन को बताना है, और उसका फंक्शन बताना है, नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है वो फंक्शन को बताना है। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद ये सबसे बाहरी जो परत है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो शेप बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे मेडुला। उसके बाद ये हो जाएगा रेनल पेल्विस, ये रेनल पेल्विस का एरिया है। उसके बाद ये जो छोटे से जगह है जहाँ रेनल पिरामिड से जो बाहर निकलता है, जस्ट वहाँ पे क्या लेंगे, माइनर कैलिक्स। उसके बाद उसका बाहर वाला जो पोर्शन है उसको बोलेंगे मेजर कैलिक्स। ये हो गया मेजर कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो पिरामिड शेप का है, ये पिरामिड शेप जो आकार बना रहा है नेफ्रॉन के द्वारा, और ये क्या हो जाएगा, रेनल पिरामिड। और उसके बाद ये जो पाइप निकला हुआ है, ये पाइप को हम लोग बोलेंगे यूरेटर, ठीक है। और सर ऊपर वाला वेन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेनल आर्टरी। नीचे वाला वेन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेनल वेन, ठीक है। उसके बाद दो फंक्शन बोला है, किस देखिए यहाँ पे, व्हाट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। एक किडनी में कितना प्रेजेंट होता है, 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है एक किडनी में। यहाँ पे और आप लोगों को कुछ डिस्क्राइब करना है तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन क्या होता है, वो सारा फंक्शन को लिखते हैं। किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी आर स्पेशल फिल्टर सिस्टम फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी का फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो फिल्टर करता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को। किडनी रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। क्या करता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो भी उसका मैकेनिज्म है, सारा मैकेनिज्म को पूरा करने के बाद वो क्या होता है, यूरिन का प्रोडक्शन करता है, यूरिन बना लेता है, ठीक है। किडनी कंट्रोल द सब्सटेंस इन ब्लड में किडनी का ही सबसे बड़ा रोल है कि हमारे बॉडी में कौन सा सब्सटेंस रहेगा, कौन सा सब्सटेंस नहीं रहेगा, ये किडनी ही डिसाइड करता है। किडनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी को ठीक रखने के लिए। उसके बाद चलते हैं, दूसरा क्या है,
किडनी हेल्प टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। किडनी और एक फंक्शन मस्त फंक्शन करता है क्या भाई, कि किडनी ये काम करता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है। इसमें एक तरह से ब्लड प्रेशर हाई आता है, वहाँ पे कंट्रोल उसका जो डायमीटर है उसका डायमीटर ज़्यादा रहता है, दूसरे का डायमीटर कम रहता है, जिसके कारण फिल्टर होने के दौरान उसका प्रेशर नॉर्मल कर देता है। प्रेशर को हम लोग का मेंटेन करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है कौन, किडनी। तो गाइज अब हो गया हम लोग का साथ गया 14 क्वेश्चन, व्हाट इज़ ECG। ECG क्या है, ECG के बारे में बताना है। ड्रॉ द नॉर्मल ECG, ड्रॉ अ नॉर्मल ECG, एक नॉर्मल सा ECG बनाना है। डिस्कस द पोजिशन ऑफ यूनिपोलर लीड्स। यूनिपोलर लीड्स जो है, जो सिंगल लीड्स है, वो सारा लीड्स का पोजीशन बताना है, कहाँ पे कौन सा लीड होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिकॉर्ड, ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड, ये ग्राफिक्स करता है, एक रिकॉर्ड बनाता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट अकर इन द हार्ट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो हमारे हार्ट में प्रोड्यूस होता है, वो सारा वो उसको रिकॉर्ड करता है ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान जब हमारा हार्ट धड़कता है, हार्ट बीट होता है, उसके दौरान जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, वो सारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिकॉर्ड करता है कौन, ECG। जैसे रिदम हो गया, रेट हो गया, इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ हो गया, ये सारा रिकॉर्ड करता है। तो ये एक नॉर्मल सा डायग्राम है। नॉर्मल सा डायग्राम तो भाई सबको आता है ECG का। इसको P वेव कहेंगे, इसको QRS कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इसको T वेव कहेंगे। ठीक है, इतना तो सबको आता है। बस यहाँ पे थोड़ा करना है क्या कि आर्टियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल मेंशन कर देना है। और यहाँ से यहाँ तक जो है, ये इधर से इधर जो हम जाते हैं, इसको ये टाइम को मेंशन करता है, ये टाइम को बताता है कि कितना टाइम में क्या हो रहा है, P वेव कितना टाइम में बन रहा है, T वेव कितना टाइम में बन रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स कितना टाइम में बन रहा है, और ये MM के बेसिस पे बताता है। ठीक है। उसके बाद यूनिपोलर लीड्स का पोजीशन क्या होता है, यूनिपोलर लीड्स कितना होता है, 6 यूनिपोलर लीड्स है, वो कहाँ कहाँ होता है, कैसा क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारा चीज़ देखते हैं। सिर्फ एक यूनिपोलर लीड है, जो फर्स्ट यूनिपोलर लीड होगा वो कहाँ पे लगेगा, राइट साइड ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम के राइट साइड में लगेगा, वो फोर्थ इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल के कितना, 4th पोजीशन पे लगेगा। उसके बाद सेकंड जो लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा, स्टर्नम के लेफ्ट साइड, वही 4th इंटरकोस्टल मसल आमने सामने रहेगा, बस लेफ्ट एंड राइट रहेगा। स्टर्नम हम लोग सीने की बीच की हड्डी को बोलते हैं। उसका राइट साइड क्या, फर्स्ट वाला रहेगा, फर्स्ट वाला यूनिपोलर लीड रहेगा। उसके बाद सेकेंड वाला यूनिपोलर लीड रहेगा 4th इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल स्पेस जो है उसमें स्टर्नम के लेफ्ट साइड रहेगा। ये सारा जो है, ये सारा लेफ्ट साइड में है। 2, 3, 4, 5, 6 ये सारा जो लीड्स है, ये सारा लीड्स किस में आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। अब थर्ड लीड कहाँ पे होता है, मिडवे, मतलब 2 और 4 जो लगेगा, जैसे यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे 4 लगा, इसके बीच में ये वाला जगह बनता है मिड, मतलब बीच वाला, ये बीच वाला जगह में लगेगा थर्ड जो लीड है वो बीच वाला जगह में लगेगा, यानी कि 5th रिब ये बन जाता है। ये कौन सा रिब है, 5th रिब। आप डायरेक्ट अगर इतना याद नहीं रखेंगे तो 5th रिब लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, 4th इंटरकोस्टल मसल, 5th रिब। अब इंटरकोस्टल मसल किसको बोलते हैं भाई, 2 रिब्स के बीच में जो गैप है, वहाँ पे जो मसल है, उस मसल को इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। उसके बाद 4th कहाँ पे लग जाएगा, 5th इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि 6th और 7th रिब्स के बीच में बनेगा ये, 5th एंड 6th रिब्स के बीच में 5th इंटरकोस्टल स्पेस आएगा। 5th इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा लग जाएगा, 4th लग जाएगा। ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन आता है, 3rd आता है। तो ध्यान रखना है, 5th रिब में आ जाएगा भाई V3, यानी कि यूनिपोलर लीड 3rd नंबर वाला। और 5th यूनिपोलर लीड कितना आएगा, 5th इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियरली। अब जैसे ये बन रहा है आपका रिब, तो यहाँ पे जैसे यूनिपोलर लीड लगा, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, ये इंटरकोस्टल स्पेस बना ना, जैसे 5th इंटरकोस्टल स्पेस, तो एक यहाँ पे लगा ना, दूसरा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6th कहाँ पे आ जाएगा, 6th भी इसका बीचों बीच आ जाएगा। जैसे ये रिब्स यहाँ से इस तरह से आता है, तो यहाँ पे लग जाएगा जैसे। ठीक है, इस पोजीशन में लग जाएगा 5th लीड।
तो इस तरह से लीड्स का भी हो गया हम लोग का ECG नॉर्मल जो डायग्राम है वो भी हो गया, और ECG होता क्या है इसका डेफिनेशन भी हो गया, डायग्राम भी हो गया, जो नॉर्मल ECG का जो भी ड्रॉ करना है डायग्राम वो डायग्राम भी हो गया। ये चीज़, ये वेब को ध्यान नहीं दीजिएगा, ये वेब नहीं होगा, ये नीचे वाला है, ये वेब लगभग सेम जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद यूनिपोलर लीड जो है, जो यूनिपोलर को बताने बोला है कि यूनिपोलर लीड का पोजीशन बताएं, तो यूनिपोलर लीड का ये सारा पोजीशन है, ये सारा पोजीशन को ध्यान में रखिएगा। ECG में बस इतना काफ़ी है, जितना क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन के हिसाब से बस इतना लिखना काफ़ी है भाई। तो गैस मैं बाकी कोशिश करूँगा कि जितना बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो सारा क्वेश्चन दूसरा वीडियो में दूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, जिसके कारण मैं इस वीडियो में पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा वीडियो में बाकी सारा क्वेश्चन डाल दूँगा। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको हल्का सा भी सपोर्टेबल लगे तो गैस प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक ने कमेंट किया है, बहुत खुशी हुई कि किसी फ्रेंड ने कमेंट किया है। गैस कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिसके कारण कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।